नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी का पैराग्राफ है केवीएस टीजीटी का। इसमें तीन चार लाइंस कट गई हैं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। लिखा हुआ है कि एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो ये जो लाइन है आपको, एक मिनट, हाँ, ये वाली जो लाइन है आपकी, इसमें मैं चलिए यही वाली कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसमें 1 मिनट, जो गौरव का विषय ये रहा है जिसे आप बोल रहे हो, तो इसके पहले जो लिखा है, इसके पहले लिखा हुआ है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे उसमें रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और व्यवहार में लाते हैं। इसके साथ साथ उस देश की अपनी राष्ट्र भाषा का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। भारत में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे लेह लद्दाख से लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश से जैसलमेर तक सभी लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। एक्चुअली इसका आधा पैराग्राफ मिसिंग हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो मैं रिपीट कर रही हूँ। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है। वस्तुतः हिंदी द्वारा ही स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा गया। इसके माध्यम से ही सभी नेता, और यहाँ पे ये है क्रांतिकारी, सभी, अब यहाँ से स्टार्ट है, सभी क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। एंड हिंदी के लिए गौरव का विषय यह रहा कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान अहिंदी भाषियों ने दिलाया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि अहिंदी भाषी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद प्रमुख थे। दोनों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करके जिस भाषा द्वारा भारत को नया आध्यात्मिक चिंतन दिया वह हिंदी ही थी। महात्मा गांधी ने तो यह तक कहा था कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। जो स्थान, अभी थोड़ा पैराग्राफ लंबा है, एक यही है, जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई सन 1931 को सेठ गोविंददास को लिखा था, हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 20 सितंबर 1928 को कहा था, यदि हमने तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा कि हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है? तो इसका आंसर क्या है? अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन लिखा है इसने कि इसने डेट पूछी है, तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे इसने लिखा भी है 16 मई सन 1931, तो आंसर क्या होगा? 16 मई सन 1931। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं लिखा भी होगा इसमें, ये जो है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि हिंदी भाषी थे, ठीक है। तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इसका क्या टाइटल होना चाहिए? इसका होना चाहिए राष्ट्रभाषा हिंदी, क्योंकि हिंदी के ऊपर बेस्ड है ना। चौथा है, अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। किसने कहा था? ये तो मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए यहाँ पे लिखा होगा इस पैरा में कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, ये महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है इसका, किसने कहा यदि हमने, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, महात्मा गांधी ने था ना ये, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो इसमें आप कैसे करेंगे? किसने कहा यदि हम तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। अगर आप देख लें इसको, तो यदि हमने तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। किसने कहा था ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। 6th क्वेश्चन है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो इसका जो होगा ये सरल वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य क्या होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें दो वाक्य किसी
किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े हुए हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में शायद कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूँ पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य है, इसको हम बोलेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा है पिताजी के सामने झुकना पड़ा इसलिए दहेज लेना पड़ा, ये भी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद है पिताजी के सामने मेरी एक न चली और दहेज लेना पड़ा, ये भी संयुक्त वाक्य, क्योंकि इनको ज्वाइन किया गया है एंड से, बट से, सो से, है ना। लेकिन स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा, ये जो है ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, तो आपका ये इसका ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। सभी एक एक करके हार गए, हम अभी अभी दूध पिए हैं, रत्ना ने पुस्तक नहीं लौटा दी है, हम यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, हम अभी अभी दूध पिए हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमने अभी अभी दूध पिया है, हमने। ठीक है, फिर रत्ना ने पुस्तक नहीं लौटाई है, ये इसका प्योर सेंटेंस होगा। शुद्ध वाक्य क्या है? हम यहाँ सकुशलता पूर्वक है, हम यहाँ कुशलता पूर्वक है, तो सभी एक एक करके हार गए, ये सही सेंटेंस है, सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन का चूज करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे लंबा हाथ मारना, पहले तो देखिए मुकाबला करना, इसका अर्थ होता है सामना करना। अंगूठा दिखाना, अपमान करना, यही मतलब होता है ना। धोखे से पैसे कमाना, या अपना जैसे इसने बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला। लंबा हाथ मारना, तो लंबा हाथ मारना का अर्थ होता है धोखे से पैसा कमाना। दैट मीन्स कि सूरज जिस कंपनी में कार्य करता था उसमें उसने काफ़ी लंबा हाथ मारकर धन अर्जित कर लिया है, तो इसका मतलब ठीक है, काम बनना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरा ये होगा। और अपमान करना मतलब अंगूठा दिखाना, तो ये होगा इसका थर्ड आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? लोकोक्ति देखिए निश्चिंत होना, निश्चिंत का मतलब होता है बेफिक्र होना। परीक्षा खत्म होती राम निश्चिंत हो गया। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है बेसहारा, इसका मतलब क्या होता है? बेसहारा। ठीक है, तो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, किसी तरह की जिम्मेदारी ना हो, जैसे संजू को इससे क्या लेना देना, वह तो सदा निश्चिंत ही रहता है क्योंकि उसके आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब इसका मतलब निश्चिंत होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर ये जो आगे ये नहीं, इसका मतलब है निश्चिंत होना का मतलब बेफिक्र होना, भगवान का सहारा ना होना, ये तो पता ही है। और इसमें जिस ये आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका आंसर जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? दिगंत, निराहार, स्वच्छंद या उच्छ्वास। देखिए जैसे निराहार है तो हम इसको लिखते हैं ने प्लस आहार। ठीक है, निराहार। अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, जैसे निराशा है तो निराशा को भी हम क्या लिखेंगे? नी प्लस आशा। भी तो काफी लंबा है। ठीक है, अब जैसे इसने बोला दिगंत, दिगंत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? दिक प्लस अंत, यही होगा ना, दिक प्लस अंत, दिगंत। ये व्यंजन संधि है, इसको बोलेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, स्वच्छंद, स्वच्छंद का होगा स्व प्लस छंद, यानी कि अ प्लस, देखिए अ प्लस छ, इसका मतलब होता है छ, व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद है उच्छ्वास, इसका मतलब होता है उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, ये भी व्यंजन संधि है, तीनों व्यंजन संधि है। तो इसने बोला निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? निराहार, इसका आंसर होगा निराहार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से चतुर्भुज का समासिक विग्रह चुनिए। चारों हाथों का समूह। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चार, चतुर, चार हाथों का समूह। तो चतुर्भुज द्विगु समास है। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लेकर अंत में का समूह या का समाहार लिखते हैं। चार पाई, चार पैरों का समूह।
ठीक है। वह समास जिसका पहला संध संख्यावाचक हो, जैसे ये है संख्यावाचक है ना, नंबर बता रहा है ना, तो विशेषण होता है, ठीक है। तो जैसे दोपहर है, दोपहर को हम क्या लिखते हैं, जैसे दोपहर है तो दोपहर में हम लिखेंगे दो पहरों का समाहार। शताब्दी है तो शताब्दी को हम क्या लिखते हैं, 100 सालों का समूह, ठीक है। त्रिकोण है, 3 कोणों का समूह, त्रिकोण। चतुर्मुख, 4 मुखों का समाहार। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास होता है, ठीक है। त्रिकोण, चतुर्मुख या इस तरीके से, ठीक है। चतुर्भुज में द्विगु समास है। दूसरा क्वेश्चन है, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है, इक। इसको हम बोलेंगे इक, ठीक है। जैसे शारीरिक होता है तो शरीर प्लस इक, है ना। समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है तो हम इसको लिखते हैं समाज प्लस इक, यही लिखते हैं ना। नैतिक को हम लिखते हैं, जैसे नैतिक है, नैतिक को हम लिखते हैं नीति प्लस इक। पारिवारिक को हम लिखते हैं परिवार प्लस इक। धार्मिक को हम क्या लिखते हैं, धर्म प्लस इक। दैनिक को हम लिखते हैं दिन प्लस इक, ठीक है। खुशी है, ई, ये तो यहाँ पे ये इक वाले प्रत्यय हो गए। ईक में जैसे खुशी आ गई, खुश प्लस ई, खुश प्लस ई। दोस्ती, दोस्त प्लस ई। बोली, बोल प्लस ई। इत में हम लिखते हैं प्रमाणित, इत में हम लिखते हैं प्रमाणित हो गया, व्यथित हो गया, द्रवित हो गया, मुखरित, झंकृत, शिक्षित हो गया। ई में जैसे दर्शनीय हो गया, मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूं आपके, जैसे दर्शन प्लस ई स्वर्गीय हो गया, ठीक है, मृगीय हो गया, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये प्रत्यय मतलब शब्द के बाद जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय होता है। जैसे ता, औना, अन, अतः, श्रोता। उपसर्ग शब्दों तथा धातुओं के पूर्व में संयुक्त होने सार्थक शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त शब्द की पहचान कीजिए। उपसर्ग युक्त, जलज, प्रिया, सजीव, सामाजिक। सजीव शब्द में स जो है ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। जलज एक योग रूढ़ शब्द है। प्रिया आ प्रत्यय है, इसमें आ क्या है, इसमें प्रत्यय है। प्रिय प्लस आ लिखोगे। सामाजिक में इस शब्द में इक प्रत्यय है, समाज प्लस इक, इसमें तो इक प्रत्यय है ना, तो यहाँ पे सजीव जो है इसमें ये स उपसर्ग है, ठीक है। सजीव, सबल, संकल्प, अज्ञान, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व में लगकर एक नवीन शब्द जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। जैसे सजीव हो गया या अज्ञान हो गया, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। सबल हो गया तो स क्या है, इसमें उपसर्ग है। आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, ये पेपर इसका इजी होता है पर कट ऑफ ज्यादा आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से तट का पर्याय नहीं है। तट का पर्याय, तट का पर्याय क्या होता है, कगार। पर्याय मतलब पर्यायवाची। तट मतलब क्या होता है, किनारा। कूल, तीर, साहिल, तो इसका अर्थ होगा शब्द किनारा, कूल, तीर, ये सारे तट के पर्यायवाची। कुल जो है पर्याय नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुल नहीं है। कुल का पर्याय होता है कुनबा। कुल, किस कुल की हो, क्या खानदान है, घराना, परिवार, ये होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलिए, अभी क्या है आपका, ये इंग्लिश आ गया अब आपका, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं अब। जैसे इसने बोला है, क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word. Obstinate, obstinate मतलब होता है जिद्दी, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगी वो होगी stubborn. Pretty, silly या clever नहीं होगा, ठीक है। Her obstinate determination to pursue a career in radio put her at odds with her parents. Stubborn मतलब having or showing dogged determination not to change one's attitude or position on something, ठीक है। Next question है, the incidental meeting with the investors at Mr. Edwards' party helped him expand his business. इसमें हमें एंटोनिम ढूंढना है incidental का। incidental का मतलब होता है, incident means happening as part of something more important,
प्लान मीन्स क्या होता है? टू डिसाइड, ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर फॉर समथिंग यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. तो प्लान्ड इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द इंसिडेंटल. अब जैसे फॉर्चुनेट है, इसकी मीनिंग क्या होती है? लकी. ठीक है. आर्बिट्रेरी मीन्स नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that means the same as the given group of words. A disease which affects many people in a particular area at one time, उसको हम क्या बोलते हैं? epidemic. like जैसे कोरोना था. ठीक है. like the flu epidemic swept through the city causing many people to miss work and school. most appropriate word इसका epidemic होगा. ठीक है. endemic क्या होता है? a disease or condition that is regularly found and consistently present in a particular geographical area of population. जैसे मलेरिया, ये consistently ये बीमारी पाई जाती है. इट इज एंडेमिक इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. सिकली पता है कि एनिमल और पर्सन दैट इज हैबिचुअली इल और वीक. इन्फेक्शंस पता ही है आपको. द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the option that best expresses the meaning of the highlighted idiom or phrase. With the birth of the baby, my mother's hands were full. To have one hands full is an idiom that means to be so busy. इसका मतलब क्या होता है? To be so busy that you do not have time to do anything else. I cannot work on any other project because my hands are full right now. तो इसका आंसर होगा became busy. Okay? Next है, choose the appropriate option that fills in the given sentence correctly. Dash something happens, I will see you tomorrow. देखिए इसमें क्या है? when, जैसे when है, when we use when to refer to the future situation or condition that we are certain of. when हम कहाँ use करते हैं? जहाँ हम बिल्कुल certain होते हैं. when I see Gary I will tell him that you said hello. जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं उसको बोलूँगा, मैं उसको hello बोलता हूँ. we use conjunction unless क्या है? एक conjunction ही तो है. it is a conjunction. we use the conjunction unless to mean except if. इसका मतलब क्या होता है? except if. they won't come unless you invite them. वो नहीं आएंगे जब तक कि तुम उन्हें इनवाइट ना करो. except if. provided मतलब क्या होता है? provided is used to say what must happen. suppose is used at the beginning of a sentence. what would happen if? suppose we miss the train, what will we do then? तो इसने पूछा है dash something happens I will see you tomorrow. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? unless something happens I will see you tomorrow. except if something happens. अगर कुछ होता है, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें कल देखता हूँ. unless something happens I will see you tomorrow. ये करेक्ट इसकी fill in the blank है. ठीक है. नेक्स्ट है, देखिए कंपटीशन में आपका मैथ्स भी आ रहा है, जीके भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रही है और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आ रहा है. तो यू हैव टू वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, देन ओनली यू विल clear the exam. देखिए, select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence. If there is no need to improve it, select no improvement. देखिए, she mistakenly believed that she could get away by not paying her taxes. Get away का मतलब क्या होता है? The error lies in part get away by. यहाँ पे error है. In the given sentence, the use of preposition by क्या है? एक preposition है. It is a preposition, right? In the given sentence, the use of preposition by is incorrect. The preposition by is used to show the person or thing that does something. ठीक है? Used to show how something is done near or at the side of. ठीक है? तो यहाँ पे in this erroneous part, the use of get away by in the sentence should be replaced with get away with. ये होना चाहिए. She mistakenly believed that she could get away with by not paying her taxes. इसका third option होगा. ठीक है? Next है, choose the appropriate preposition to complete the given sentence. When will they arrive dash the airport? When will they arrive at the airport? ये आंसर आएगा. Education starts at home. Okay, upbringing starts at home. Okay, we use in when something is located inside of a defined space. जैसे in है तो we sit in the room. To है she give it to him. On है तो she kissed her mother on her forehead. इस तरीके से. तो when will they arrive at the airport? ये इसका correct statement है. Next है, choose the correctly spelled word from the options. देखिए adversity, ये इसका third, इसकी spelling सही है. Adversity means होता है कि the climatic condition is going to be adverse within 4 to 5 days. The military brought good luck in this adversity of natural calamity.
एडवर्सिटी मीन्स होता है अनफेवरेबल, इट मीन्स अनफेवरेबल और antagonistic in purpose of effect. Okay, a state of actively opposing one's interests or wishes, a state of misfortune or calamity also means adversity. ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसका. नेक्स्ट है, choose the best option that indicates a change of voice in the given sentence. Someone had called him on his cell phone. In the given sentence देखिए, अगर आप देखें तो someone क्या है, सब्जेक्ट है. देखिए ग्रामर आ रहा है ना कंपटीशन में. एंड हिम इज द ऑब्जेक्ट. हिम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है. तो वी नीड टू रिवर्स द पोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हैड कॉल्ड विल बी चेंज टू हैड बीन कॉल्ड. ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी हैड बीन कॉल्ड. ओके, तो ही हैड बीन कॉल्ड, समवन हैड कॉल्ड हिम ऑन हिज सेल फोन. An unidentified caller had called him, or his call recorded on anonymous call. An unnamed person had been called him. तो he had been called by someone on his cell phone. ये इसका पैसिव हो गया, या आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया. तो he had been called by someone on his cell phone. तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, put the verbs in the brackets into correct और मोर सुटेबल फॉर्म. ये है इसमें, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट और मोर सुटेबल वर्ब फॉर्म, चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस. नमिता वांट्स टू स्पीक विद यू, प्लीज कन्वे टू हर दैट डैश कॉल हर एज सून एज आई एम फ्री. इसमें हमें क्या लिखना है, सुटेबल वर्ब फॉर्म फ्यूचर का. तो इसमें आएगा, Namita wants to speak with you. Please convey to her that I will call her. I will call her as soon as I'm free. ठीक है, जैसे इसने बोला तो इसका आंसर होगा will call. देखिए, will have been calling. This is not the correct verb form. It expresses an action that will be ongoing in future, which is not the intended meaning of the sentence. Will get her calling, ये भी correct नहीं है. It does not make any sense in this context. Okay. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द बिलो सेंटेंस. इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर शी वुड टेल यू वेयर आई वॉज. एरोनियस पार्ट है इसमें, टेल यू. ओके, ये एरोनियस पार्ट है. ठीक है, बिकॉज इसका जो राइट सेंटेंस आएगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें, जैसे ये इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, वुड हैव, कुड हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो इसका होना चाहिए, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम. ये तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया. इसमें आपका आंसर होना चाहिए, इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर शी वुड हैव टोल्ड यू. ये क्या होगा, शी वुड हैव टोल्ड यू. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, एरोनियस पार्ट इसमें टेल यू है. ठीक है, a conditional sentence is based on the word if. There are always two parts to be a conditional sentence. One part beginning with f and the second part which describes the consequence. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें है if प्लस पास्ट परफेक्ट, जिसमें had been called, had been lived, इस तरह से आता है. सेकेंड पार्ट इसका जो है आपका वो होगा would have, could have प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम. अगर हम पहले हमने छोड़ा होता उस जगह को, अगर हमने पहले निकले होते तो वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम. वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम. ठीक है, अब इसमें एक पैरा है. अब इस पैरा में देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चंस ही बता देती हूँ. जैसे व्हाट आर सम पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर चिल्ड्रन. अभी पूरा पैरा है, जैसे इसने क्या बताया, फॉर द मॉडर्न डे चाइल्ड कंप्यूटर्स आर वाइटल एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे डिवोट टू देम हैज कॉन्स्टेंटली बीन ऑन द राइज. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स विद द चिल्ड्रन व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर इज प्लेइंग वीडियो गेम्स और कंप्यूटर गेम्स. इसके बारे में बताया गया है.
Video games have become a popular pastime for children, with many of them spending a significant amount of time playing them. These games can be a fun and engaging way for children to develop their cognitive and motor skills, as well as problem solving and decision making abilities. However, it's important for parents and carers to monitor the amount of time children spend playing video games and ensure that they are engaging in a balance of activities including physical exercise, social interaction, and educational pursuits. Additionally, it is important to ensure that children are playing age appropriate games and are not exposed to any harmful content. तो जैसे इसने बोला है व्हाट आर सम पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर चिल्ड्रन, तो ये क्या है इसका कि प्लेइंग वीडियो गेम्स कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर कोग्निटिव एंड मोटर स्किल्स। दूसरा है व्हाट शुड पेरेंट्स एंड कोग्निटिव जानते हैं ना, माइंड रिलेटेड जो होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सेलेक्ट क्या बोला इसने, what should parents and carers be aware of when it comes to children playing video games? Parents should ensure that children are playing age appropriate games. Parents ये डिसाइड करते हैं कि वो कितने टाइम तक कर रहे हैं, टाइम लिमिट होनी चाहिए, शुड नॉट बी फॉर एक्सेसिव टाइम इंटरवल, एंड उनकी एज से रिलेटेड ही गेम्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसने बोला है why is it important for parents and carers to monitor the amount of time children spend playing video games? Because spending too much time playing video games can lead to a lack of physical exercise and social interaction. जितना ज़्यादा बच्चे फ़ोन या लैपटॉप या गैजेट्स यूज़ करेंगे या वीडियो गेम्स देखेंगे, उससे उनकी क्या होगा, पढ़ाई का टाइम चला जाएगा। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज उनकी कम हो जाएगी, सोशल इंट्रैक्शन बंद हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल अगर आप ज़्यादातर समय अपना गैजेट्स में बिताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चंस थे, 1 2 3, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको शायद इसमें मिस हो गया, जैसे इसने बोला था सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का जो सिनोनिम होगा, ओके, सिनोनिम वो होगा मीनिंगफुल, इट विल बी मीनिंगफुल, राइट। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट में कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।